कैडेट फ्रॉम एनडीए, कैडेट नवदीप कावंडे। कस्टम का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग था। अगले 2 साल के लिए वो घर है अभी। वाईटीए की जो जर्नी थी, वाईटीए को जो ट्रेडिशन था या कल्चर था वाईटीए में, उसने तुझे एनडीए में सर्वाइव करने के लिए, एनडीए में रहने के लिए कैसे हेल्प किया? मैं जितना मैच नहीं करता था ना, उसी तरह गैट करता था। सारे सबको पता है ग्रुप में कि तू ही रिकमेंड हो जा रहा है। यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू क्वेबेक। मैं इतना खुश हो गया उधर ही। Hello, Jai Hind everyone. Welcome you all to Yashotej Academy YouTube channel. My name is Somning and today we are here with another episode of our Braveheart series. Today is a very special day. Yes, today is a very special day because we have a very special guest with us. Cadet from NDA, Cadet नवदीप कावंडे. So नवदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई यशोतेज अकेडमी में वापस। नवदीप के बारे में मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला कि नवदीप जो है वाईटी में 2 साल के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के लिए था एंड नवदीप एनडीए के 150th कोर्स के लिए रिकमेंड हुआ है। ऑलरेडी उसका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका है, तो फर्स्ट टर्म फाइनली कंप्लीट हो गया है नवदीप। तो कैसा लग रहा है फर्स्ट टर्म कंप्लीट होने के बाद? फर्स्ट टर्म का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग था। मतलब बचपन से देखता आ रहा था, एनडीए सपना था और 5 महीने रह के भी आ गया। अब इधर ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ तो हासिल किया हमने। और एनडीए में टाइम फ्लाइज यार, सच में कि तुम सोचते हो ना कैसे वक्त जाएगा, पर एनडीए में तो टाइम उड़ गया। ऐसा लगा था कल ही तो रिपोर्ट किया था, अभी तो आ भी गया इधर घर। तो फर्स्ट टर्म का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मतलब सारी चीज़ें देखने मिली इंडिया की। मेस, इतना बड़ा मेस खाने को मिला। पहले तो हम बस देखते थे, उस मेस का अंदर खाना मिला। मतलब जो खाना था, मतलब अलग अलग प्रॉपर एकदम शाही खाना रहता ना, वैसे मिलता था खाने में। कभी कभी हो जाता था कुछ, पर खाना तो बहुत अच्छा था। और फिर यूनिफॉर्म, इंडिया की यूनिफॉर्म, मतलब इतने अलग अलग यूनिफॉर्म, तुम उसको इतना अच्छे से रखते हो, तुम वेल मैनेज होते हो इंडिया में जाके। और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे से सीखते हो, क्योंकि सब कुछ करते हो तुम जल्दी जल्दी में, बहुत जल्द होती है इंडिया में। और बहुत कुछ नया सीखते हो। फिर से तुम एक ऑर्डिनरी मैन नहीं रहते। राइट। सच में मतलब इतने अलग अलग एक्सपीरियंस करते हो कि जो एक बाहर का बंदा कर ही नहीं सकता। और मेन वही आती है बात यूनिफॉर्म की। 2 साल निकालने इंडिया में, मतलब है 3 साल, पर 4th टर्म तक ही है बस इंडिया। और अभी तो मेरा 1 टर्म हो गया, अभी 3 टर्म बचे। फर्स्ट टर्म तो ऐसे मतलब एक ट्रेलर रहता ना मूवी का, वो रहता है फर्स्ट टर्म। जैसे मतलब तुम्हें एक और शेड्यूल आउट होता है, वो तुम्हें सिखाता है सब कुछ, तुम सीखते हो। फिर गलती पे वो मतलब तुम्हें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। धीरे धीरे मतलब ऐसे बोल देना, एक छोटे बच्चे की तरह रखा जाता है इंडिया में तुम्हें फर्स्ट टर्म में। तो ऐसे ही अभी सेकेंड टर्म आएगा, फिर और अच्छा होएगा। हमारी क्रॉस कंट्री हुई थी, वो नो एसिस क्रॉस कंट्री थी, मतलब 8.5 किलोमीटर्स की थी। जिसमें बस फर्स्ट टर्मस भागते हैं। और मेन क्रॉस कंट्री होती है 13.5 किलोमीटर्स की। नो एसिस क्रॉस कंट्री भी अच्छी थी। फिर इवेंट्स होते हैं, मतलब प्रॉपर इवेंट्स। एक वॉलीबॉल के मैचेस हुए थे, मतलब इंटरस्कॉन मैचेस वॉलीबॉल, और इंटरस्कॉन फुटबॉल कंपटीशन हुआ था। फिर इंटरस्कॉन स्क्वॉश कंपटीशन, बॉक्सिंग भी हुई थी। हमारी नो एसिस बॉक्सिंग भी हुई, जिसमें मेरा एक मैच था, वो हार गया मैं, पर ठीक है। वैसे और क्या हुआ था हमारा? हाँ, और एक था इंडिया में, एक बार हमारा ये हुआ था, बैंड का शो हुआ था। मतलब इतना अच्छा था ना वो शो। मतलब डिफेंस का ही बैंड थे सारे, इंडिया नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के। तो बहुत अच्छा शो था। मतलब एक घंटे का था, पर सच में बहुत अच्छा था। मतलब फर्स्ट टर्म में इतने सारे एक्सपीरियंस। अभी तो और 5 टर्म बचे हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत है, मतलब ऐसे ना कि याद नहीं आते, पर बता नहीं सकते, इतने सारे। अभी अगले टर्म कैंप आ जाएगा, वो तो बहुत अलग एक्सपीरियंस रहेगा। ग्रीन ऑन। यस। तो नवदीप, जैसे कि हम सब जानते हैं एनडीए में काफ़ी स्क्वाड्रंस है ना, और हर स्क्वाड्रन का खुद का एक अलग ट्रेडिशन है। तो तू कौन से स्क्वाड्रन से बिलोंग करता है और तेरे स्क्वाड्रन का ट्रेडिशन क्या है? तो मैं एक्वास्कॉन से हूँ। मतलब अभी वो बोलते ना, मेरा अगले 2 साल के लिए वो घर है अभी। राइट। उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है। तो हमारा स्कॉन का ट्रेडिशन है क्रॉस कंट्री, जो कि इतना मेन इवेंट है ना इंडिया में, जिसके मतलब डबल पॉइंट रहता है ऑलमोस्ट। मतलब एकेडमिक्स और क्रॉस कंट्री, इनको बहुत मेन माना जाता है इंडिया में। तो क्रॉस कंट्री के पॉइंट्स भी ज़्यादा रहते हैं। तो पॉइंट्स ज़्यादा क्यों रहते हैं? जो चैंपियन स्कॉन बनता है, मतलब लास्ट में, तो वो कैसे डिसाइड होता है? हर एक
मतलब हर एक इवेंट में तुम कैसे परफॉर्म करते हो। Okay. और हर एक इवेंट के अलग अलग पॉइंट रहते हैं। Right. अभी वॉलीबॉल के 100, फुटबॉल के 100, एकेडमिक्स के 200, क्रॉस कंट्री के 200, ऐसे। इसलिए ये क्रॉस कंट्री है ना, बहुत सारे स्कॉन्स बहुत सीरियसली लेते हैं क्रॉस कंट्री को। पर अभी फिलहाल हम ग्लाइडर, मतलब क्रॉस कंट्री जीतने पे ग्लाइडर मिलता है, तो हमारे 49 ग्लाइडर हुए टोटल में। क्या बात है। तो एक ही ग्लाइडर है, 50th ग्लाइडर, तो जी जान तो लगाएंगे। अभी टर्म ब्रेक है, पर भाग तो रहा हूँ मैं उसी के लिए। और अल्फा ही है हमारी कंपटीशन, जिसके 68 ग्लाइडर्स आई थिंक, और यही दो स्कॉन्स है। अभी ऐसा माना जाता है कि अगर हम क्रॉस कंट्री जीत गए तो हमारा टर्म खत्म। एक दिन एक ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें क्यों में हो, तो तुम्हें कुछ नहीं, 5 ही महीने तो जीना है तुम्हें। क्रॉस कंट्री जीत जाओ, टर्म खत्म, क्रॉस कंट्री जीत जाओ, टर्म खत्म। तो ऐसी बात थी कि मतलब पहले के हमारे जो एक्ो के कैडेट्स थे वो बहुत मतलब एक्सट्रीम पुट इन मारते थे। राइट। हमारा लास्ट ग्लाइडर 139 को आया था, पर ठीक है मतलब पुट इन तो बहुत करते बंदे, पर कुछ ना कुछ ऐसे अभी पिछले कुछ 5-6 बार से नवंबर बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। तो डिपेंड करता है कि कैसे परफॉर्म करे कैसे नहीं, पर हाँ कोशिश तो जारी है 50th ग्लाइडर के लिए। Right. वो एक ग्लाइडर नहीं, वो भी मिल जाएगा, मिल मैंने तो जाएगा। चालू है, मतलब टर्म ब्रेक में भी अगर तू प्रैक्टिस कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि भाई जज्बा कितना है जीतने के लिए। नहीं बोल देना, क्रॉस कंट्री हमारा ब्रेड एंड बटर है। Yes. सब कुछ वही है क्रॉस कंट्री बस। ओके। तो नवदीप मुझे ये बता कि वाईटी में जैसे तूने 2 साल बिताए, तो वाईटी की जो जर्नी थी, वाईटी को जो ट्रेडिशन था या कल्चर था वाईटी में, उसने तुझे एनडीए में सर्वाइव करने के लिए, एनडीए में रहने के लिए कैसे हेल्प किया? मैं तो वाईटी आया 10th के बाद, पहली बार हॉस्टल था। थोड़ा तो गंदा लग रहा था, घर छोड़ के रह रहा हूँ, पर एक था कि यार ठीक है कर लेते हैं, क्या ही होगा। तो वाईटी में पता चला कि हाँ भाई सीनियर रगड़ा गिला लेते हैं, तो मैं डर गया था। मतलब सच में पहली बार तो क्या ही एक गंदा एक्सपीरियंस था, मतलब कि यार क्या ही है, सीनियर साथ में पेल रहे रगड़ा दे रहे हैं। राइट। फिर ऐसे ही होता गया, थोड़ा एक वीक चला गया, फिर नॉर्मल हो गया। तो अब जब सीनियर्स लेते थे यार, में लेते थे, मजे में लेते थे, हम भी मजे में करते थे। मकरा तो बहुत मारते थे, तो रगड़े में मकरा ही मारता है। तो ऐसी तो ये जो मतलब है ना, ये मेंटालिटी से तुम अगर इंडिया में रहोगे ना तो डेफिनेटली बहुत इजी जाता है। मैं अगर इंडिया में पहली बार जाके रगड़ा खाता तो मैं बहुत डर जाता। Okay. सच में मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा कोई करता है क्या, क्या भाई पागल कर दे रहे एकदम तांडव। तो यही मतलब बहुत मदद किया। जो 2 साल से इधर हो रहा था वही जाके अंदर हो रहा है, तो ऐसे कुछ अलग नहीं लगा। हाँ मन है, मतलब मन की तैयारी है कि हाँ यार रगड़ा ऐसे ही लेंगे, क्या ही होगा। हाँ, 2 साल वही तो, मरेंगे तो नहीं, बस इतना तो। हाँ इतना तो है, मतलब इंडिया में सीनियर्स भी तुम्हारी मतलब परवाह कर देगी, हाँ भाई कि ज्यादा करने से भी तुमको कुछ हो सकता है। यस। क्योंकि इंडिया में भी बोर्ड आउट होते हैं बंदे, कुछ मेडिकल इंजरी के कारण, वो बहुत मतलब एक ऑफिसर कम हो गया ना। ओके। तो ऐसी तो वो भी परवाह कर देगी हमारी, हाँ यार ठीक है यार। कोई सीनियर्स रहते हैं जिनको बहुत दया आती है, वो भी बचा लेते हैं हमें ज्यादा इससे। तो ऐसे ही होता है, चलते रहता है। तो सभी को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि नवदीप जो है उसने अपने 3rd अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर किया था, तो 1st एंड 2nd अटेम्प्ट फेल हुआ था। तो नवदीप तूने ऐसी कौन सी गलतियाँ की थी जो मतलब तूने 3rd अटेम्प्ट नहीं की, है ना? 1st 2nd 2 अटेम्प्ट में तूने क्या गलतियाँ की थी? सर पहले से मेरा मैथ्स अच्छा था, तो मैं मैथ्स पे ही ज़्यादा फोकस करता था, तो गेट पे फोकस नहीं कर पाया था। पहला अटेम्प्ट के लिए गया, कॉन्फिडेंस तो फुल था, पता नहीं कहाँ से, पर कॉन्फिडेंस तो फुल था यार, कर ही लूँगा क्या ही है। पर गया पेपर के लिए, मैं मैथ्स में ही नर्वस हो गया था, पता नहीं क्यों, पर हो गया था नर्वस। और मैं मैथ्स पेपर ऐसे ही सॉल्व कर रहा था, मतलब बिना कुछ स्ट्रैटेजीज, बिना कुछ कर ही जा रहा हूँ, क्वेश्चंस कर ही जा रहा हूँ, ऐसे कुछ टिक मार्क नहीं, कुछ नहीं, बस जो मन में आया, हाँ ये क्वेश्चन है, ये आ रहा है, ये कर दो, ये नहीं आ रहा छोड़ दो, ऐसे ऐसे कर ही जा रहा था कंटिन्यू। मतलब मोनोटोनस था भाई कि हाँ करना है। और मैथ्स पेपर गया, मैंने कर लिया था, अच्छा अटेम्प्ट कर लिया था, पर फिर गैट आया। गैट में मेरे को लगा हाँ ये आ रहा है, कर ले लो, ऐसे ही मैं कर देगा। 120 अटेम्प्ट कर दिया मैंने, पता भी नहीं चला मुझे। ऐसे लगता है ना मन में मेरा था, हाँ यार यही होगा आंसर, कर लेते कर दे रहा 120 अटेम्प्ट कर दिए। पर फिर बाद में पता चल गया था भाई कि मतलब जब कैलकुलेट किए मार्क्स, हाँ कि मतलब दोनों का इंडिविजुअल कट ऑफ तो क्लियर कर दिया था मैंने, पर ओवरऑल रहता था। ओके। तो फिर बाद में सर को बताया मैंने, सर क्या करूँ ये हूँ। फिर विकास सर ने बताया कि तू ऐसे ही करते रहेगा तो मुश्किल रहेगा, फिर थोड़ा सोच के करना चाहिए। फिर इधर मॉक जो पेपर्स होते थे उसमें से एनालाइज किया कि मैं मैथ्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं उसमें टाइम भी ज़्यादा गिला रहा था, क्योंकि ऐसे कि मैथ्स में स्कोर करना है मुझे, यही सोच रहा था बस। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या हुआ, मैंने मैथ्स में स्कोर कर लिया था अच्छा, पर गेट में स्कोर नहीं कर पाया था, क्योंकि
वही हुआ, सेम गलती दोहराई कि अटेम्प्ट ज़्यादा किए बिना सोचे अटेम्प्ट किए, और इंग्लिश पे मैंने फोकस नहीं किया था। मैंने इंग्लिश 200 मार्क्स के लिए मैंने इंग्लिश पे कुछ 31 या 32 अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से बहुत सारे गलत हुए। तो ये बात थी कि मैं इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाया, तो गैट का पूरा मार्क्स ऐसे डाउन चले गए, मतलब नीचे आ गया। तो सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो बहुत टेंशन आ गया था। और अनुज ने तब क्लियर कर गया था, मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त है, उसने क्लियर कर दिया था। उसको फ़ोन किया मैंने, तो बोला क्या करूँ यार, समझ रहा नहीं है। और बस जस्ट रिजल्ट आने के बाद वो मम्मी मेरे सामने बैठी थी, बोला क्या करूँ पता नहीं चल रहा। फिर मैं सोचने लगा यार क्या हुआ, इंडिया नहीं निकला तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो बाद में वो अलग टेंशन। फिर सोचा फिर एकेडमी आ जाता वापस, रिक्विजिट कोर्स के लिए आया। फिर इस बार मैंने मतलब ठान ली थी भाई, गैट करके रहूँगा, मतलब करके रहूँगा। मतलब मैं जितना मैथ्स नहीं करता था ना, उससे ज़्यादा गैट करता था। हम हॉस्टल पे जाते थे, जो बाकी बंदे थे वो मुझसे मैथ्स के डाउट्स पूछते थे, तो मेरा भी वो इजीली मैथ्स कवर हो जाता था। मैं उनसे बोलता था यार हार्ड क्वेश्चन आए तो प्लीज पूछना मुझसे, तो मैं हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके वो हो जाता था मेरा, मतलब रिवीजन हो जाता था, एकदम अच्छे से रिवीजन होता था। तेसर तो पढ़ा थे ऐसे कि बाद में रिवीजन की जरूरत नहीं। सर बोलते थे माइंड मैप करो, माइंड मैप कर देता था एक बार, फिर क्वेश्चंस के पे जाता था, क्वेश्चंस वो बंदों से बोल के करता था, और फिर हम पूरे साथ गैट डिस्कस करते थे बस। फिर विकास सर से बात की थी ना मैंने, तो विकास सर बोलते थे कि जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक पढ़, उसके बाद वही उसके क्वेश्चन किया कर। तो ये किया हमने कि उस दिन का टॉपिक क्वेश्चंस बहुत किए मैंने थर्ड में। क्वेश्चन जितने ज़्यादा किए कि मतलब पेपर में कुछ डाउट ही नहीं था कि यार ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। क्वेश्चंस बहुत सारे किए, ऐसे कंटिन्यू करता गया, बीच में ऐसे कुछ रोका नहीं यार कि हाँ यार बहुत हो गया, करता गया। पेपर आया, पेपर के तो ऐसा लगा ही नहीं कि इंडिया का पेपर है, मजाक में करके भी आ गया, रिटर्न भी क्लियर हो गई, एसएसबी भी क्लियर हो गया, तो हो ही गया। ओके, तो तेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था एंड उस पर तूने कैसे वर्क किया? डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो मेरे लिए गैट ही था। मतलब गैट में फिजिक्स देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं कैसे कर रहा था पता नहीं कैसे, पर कॉन्फिडेंस बहुत है मेरे में। हाँ भाई ये आंसर है तो ये सही होगा, मतलब गलत ही नहीं हो सकता, ऐसे करता था। तो मैं सोच के नहीं करता था बहुत, तो कभी क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं ना कभी कभी, तो मैं पढ़ता ही नहीं था। हाँ यार इतना दिख गया, कर लो ये आंसर है। okay. तो मैं फिजिक्स के लिए क्या करता था, लूसेंट करके एक बुक है वो पढ़ता था फिजिक्स के लिए, और केमिस्ट्री पाथफाइंडर से पढ़ता था। ये दोनों करता गया, अल्टरनेट करता गया, धीरे धीरे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए। वही मतलब मेन गलती मेरे को ये लगती है कि क्वेश्चंस मैंने बहुत कम सॉल्व किए थे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते गया वैसे ही ये हो गया। मतलब एक बार आदत होगी ना तुम्हें कि ऐसे क्वेश्चन देखने की, फिर एक टाइम आता है कि तुम्हें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी मिलते हैं, राइट। तो वो भी प्रैक्टिस होगी मेरी। तो इसलिए फिर वो होता गया और पेपर में भी निकल ही गया अपने आप। क्वेश्चन सॉल्विंग में मतलब मेरे हिसाब से प्रैक्टिस, हाँ, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है ना उसमें तुम्हारे -1.33 होता है शायद, है ना, 1/3 राइट। हाँ, तो उसमें मतलब इतने मार्क्स चले जाते कि हम सोचते हैं हाँ यार इसमें 4 मार्क्स आ जाएंगे, पर वो माइनस जब हो जाए ना तो तुम्हें 5 मार्क्स का बफर बना देता है वो। सही है। तो इसीलिए इजी क्वेश्चंस पे ऐसे कर दिया तो फिर मुश्किल होता है निकालना। बहुत सही स्ट्रेटजी है आपकी, है ना। तो नवदीप, काफ़ी जूनियर्स जो हैं तेरे, है ना, स्पेशली डेविल्स के जूनियर्स जो बहुत मानते हैं, और जैसे तेरा जो अंडर स्टडी था YTM में श्रेयस बोयर, उसने भी अपने इंटरेक्शन सेशन में बोला कि नवदीप सर को अगर गुस्सा आ गया तो उनका रुद्र रूप दिखता था, है ना। मतलब रुद्र रूप मतलब तू करता क्या था ऐसा? ऐसे तो कुछ नहीं था, पर मेनली हमारे यहाँ पे टेस्ट होती थी सैटरडे को, और टेस्ट तब उनकी होती तो हमारी भी होती थी, राइट। तो मैं उनको बोलता था ये फॉर्मूलास करके जाओ, ये क्वेश्चंस ऐसे टाइप के, मतलब क्वेश्चंस तो उनको सारे बता देता था, ऐसे करो, ये सब करो। 1-2 दिन पहले बता देता था, मतलब अगली बार ये पेपर है, ऐसे क्वेश्चंस ये कर लो अच्छे से। मैं उनको जाता था, फॉलोइंग कराता था उनको बोलता था ये फॉर्मूला रटो, अगले दिन आऊँगा पूछूंगा। वही जाता था पूछता था, तभी बंदों को नहीं आता था। मतलब मैं ट्राई करता था कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो करके आए वो पेपर में, ऐसे नहीं कि एकदम ही कम नंबर लाए, तो कुछ ना कुछ तो करके आए। तो ऐसे ही उनसे पूछता था मैं कंटिन्यूस फार्मूला। इससे क्या होता था, वो सुन के उनको भी अच्छा लगता था, मतलब वो भी थोड़ा यूज्ड हो जाते थे फार्मूलास के लिए, और मेरा तो रिवीजन होता था, मेन मतलब मेरा रिवीजन था। तो ऐसे ही करता गया, तो तभी बंदे करते नहीं थे, वैसे मैं उनको ले लेता था, ऐसे अपनी भी लैंग्वेज में समझाता था। हाँ। तो फिर एक दिन ऐसे ही होता था कि ऐसे इतना समझा के भी मार्क्स इनके कम आते थे। तो मैं बोला यार तुम इतने प्यार से समझाते हो, तुम तो समझते नहीं हो। और फिर ऐसी मजाक में दूसरी लैंग्वेज में समझा,
पता नहीं कैसे इनके मार्क्स अच्छे आने लग गए। तो मैं भी इनको अच्छे से चिल करता था पहले पेपर। हाँ मेन मतलब मैं पेपर भी डिस्कस करता था इनके साथ। सैटरडे को पेपर हुआ, सैटरडे फॉलोइंग में पेपर ले देता, पेपर में और मार्क्स लग ही जाते थे शाम तक, तो टॉपर पता चल जाता था कौन था। तो मोस्ट टाइम्स भोईर आता था, भोईर को बोलता था कैसे सॉल्व किया बता उनको, फिर जो जिनकी गलतियां है वो भी पता था उनको, मतलब तूने क्या गलती की ये दूसरों को बता, ऐसे ही करके डिस्कस कर करके तो पूरा उनका जो डेवलप हुआ ना वो मेरे को भी बहुत मदद किया। कि वो फॉर्मूला बताते मुझे याद होता था, उनकी गलती मैं भी तो गलती कर सकता हूँ, सेम ही गलती, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो अलग पेपर दे रहे, 11th का पेपर दे रहे, मैं 12th का पेपर दे रहा, पेपर तो वो भी सेम दे रहे जो मैं भी दे रहा हूँ। तो इसीलिए उनकी गलती से सीखता था, धीरे धीरे ऐसे ग्रेजुअली डेवलप होता गया। नहीं, बहुत 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 सही तरीके से तूने उनको सिखाया है, एंड तेरा सिखाना बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिटर्न क्लियर किया, वो रिकमेंड भी हो गया, ऑल इंडिया रैंक 41 भी लाया है उसने। तो नवदीप तेरा एसएसबी का क्या एक्सपीरियंस रहा, कोई किस्से याद है तुझे एसएसबी के? एसएसबी तो बहुत स्मूथली गया, ऐसा लगा आज चालू हो गया कल खत्म भी हो गया, पर जब मेडिकल्स था 7 दिन वो खत्म ही नहीं हो रहे थे वो दिन पता नहीं क्यों। तो ऐसा था, मैं गया था बेंगलोर, मतलब और मेरे से पहले बेंगलोर से अवार्ड और आर्यन सिंह ठाकुर रेकमेंड हुए थे। अवार्ड हुआ था 17 बोर्ड से, आर्यन सिंह ठाकुर हुआ था दोनों वाई टीम 24 बोर्ड से। तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार, और लास्ट इंटरव्यू दिया था तेज सर को, और वो इंटरव्यू भी आज से दिया था, पता नहीं कैसे पर दे दिया था। तेज सर के साथ का इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट भी होता है, इसीलिए तो वो मतलब अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था। और धीरज सर के साथ कंटिन्यू कर करके तो धीरज सर इतना मोटिवेट करते थे ना कि सच में लगता था यार कर ही लूंगा, क्या ही मुश्किल है। और मैं धीरज सर को बहुत मानता हूँ, पता नहीं क्यों पर मानता तो, क्योंकि एसएसबी के टाइम धीरज सर जैसे बताते थे मैं वो करता गया, धीरे धीरे ग्रेजुअली फॉलो करता गया, ऐसे नहीं छोड़ा नहीं कभी कि बीच बीच में मुझे कॉलेज का ये होता था, क्योंकि मैंने ले रखा था इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन, और वो कॉलेज से फोन आते थे तू कब आ रहा है कॉलेज, कब आ रहा है, बोला मैं नहीं आ रहा, जाओ दो। क्योंकि वो टेंशन बहुत अलग था कि यार इंजीनियरिंग करूंगे, घर वालों को 1-1 लाख साल में फी भरनी पड़ेगी, तो वो टेंशन लग, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्या ही करोगे। तो एसएसबी आई थी मेरी कुछ 18 जनवरी को थी मेरी एसएसबी। तो दिसंबर को मैं अफवा गया था, और अफवा के रिव्यू भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि अफवा मेन था मेरे को जीटीओ करना था अच्छे से, तो सर ने बताया था कि जीटीओ कर लेना अच्छे से। इंटरव्यू और साइक तो हो गया था, उधर साइकोलॉजी टेस्ट में जब असेसमेंट हुआ था 12 स्टोरीज लिखनी पड़ती है, तो 12 में से 11 स्टोरीज मेरे साइकोलॉजिस्ट को पसंद आ गई थी। सब पागल हो गए थे इधर, मतलब और ये कौन है जो 11 स्टोरीज सही ला रहा है, सब मतलब अफवाह में भी बंदे पागल हो गए थे, भाई कौन है, कैसे कर लिया तूने, सब आते थे मेरे। उधर जीटीओ टास्क चल रहा है, बंदे मुझसे पूछे तूने ये कैसे कर लिया, अरे भाई थोड़ा। और जीटीओ में भी अच्छा किया था मैंने, थोड़ा इंटरव्यू बंदा दिया था अफवाह में, तो फिर इधर आया था वापस, धीरज सर को बताया ऐसे ऐसे किया, तेज सर ने भी बताया कि हाँ यार विकास सर ने इंटरव्यू लिए थे, मतलब ये तीनों इंटरव्यू ले रहे थे एक बार कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू देते जा रहा था। और मेन मतलब जो मेरे दोस्त थे अर्नव, पारस, अनुज, ये सब हम मतलब मैं उनको बोला था भाई कुछ भी करो मेरा इंटरव्यू ले लो, और अर्नव का इंटरव्यू मतलब बहुत ही ज्यादा सही। हाँ तो मैं उसी से ही बात करते रहता था, यार ये बताया इस आंसर को कैसे फ्रेम करूँ। हम कंटिन्यू बैठते थे, हम भले मस्ती करते थे बहुत, पर जो जिस टाइम के लिए पढ़ाई करते थे ना वो टाइम इतना प्रोडक्टिव रहता था कि यार मजा आता था, बोर नहीं होता था पढ़ाई के लिए। यही बात है कि मेरा रिटर्न इसी वजह से निकला है कि पढ़ाई में दोस्तों के साथ करो ना, मैं बोर नहीं, इंजॉय करते हुए करो। हम रात भर पढ़ते थे, भले थोड़ा बहुत टाइम पास होता था पर रात भर पढ़ते थे साथ में, इतना साथ में होके भी। और अभी भी टर्म ब्रेक पे आया हूँ तो उनको मैं कभी भूल नहीं सकता, शायद ही भूल पाऊँ उनको। क्या ही मतलब बंदे जो दोस्त मिले ना मुझे सच में बहुत अच्छे मिले स्टार्टिंग से ही, उनकी वजह से मैं पढ़ाई करना सीखा ऐसे। और एसएसबी में डेवलपमेंट तुम्हें सोशल अवेयरनेस मतलब बहुत मेन रहती है, तो सोशल एक्टिविटी थी, तो उधर गया, उधर भी मैंने दोस्त अच्छे बना लिए। पहले तो स्क्रीनिंग का टाइम हुआ, हमें पिक्चर दिखा था, ब्लर पिक्चर था, उसमें से एक चेंबर से बंदा बाहर आ रहा था। तो हमारे ग्रुप में थे कुछ 13 जन, 13 जन में से बस हम 2 जनों ने वो देखा कि वो चेंबर है उधर, बाकी 11 जनों ने कुछ स्टोरी मतलब पिक्चर से रिलेटेड नहीं बनाए, अलग बना। तो हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ, सबने मेरी स्टोरी सपोर्ट की, तो अच्छा हुआ। मैंने फिर एंड डिस्कशन तक नहीं गया, पर स्टोरी मतलब मेरी टीम सबको पसंद आ गई थी, इतना हुआ था। और हम हमारे ग्रुप से 2 ही बंदे स्क्रीन हुए थे जिनकी स्टोरी पिक्चर से रिलेटेड थी। फिर स्क्रीन हुए, हमारे कुछ रिपोर्टिंग 78 की थी और 29 जन स्क्रीन हो गए थे। तो स्क्रीन हुए, जिस दिन स्क्रीन हुए बहुत अच्छा लगा, घर पे बताया, सर को बताया,
फिर हम ऐसे ही बैठे थे। एक एसएसबी में कैसे रहता है, डॉर्मेंट्री रहती है, 8 जन रहते हैं, और हमारा ग्रुप था 9 बंदों का। तो 9 बंदों में से 8 बंदे एक ही क्लासरूम में। तो सब पढ़ रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, सब डिस्कस कर रहे, तूने ये बुक पढ़ी क्या, मैं बोला भाई ये सब ये कर क्या रहे, मैं तो जिंदगी में कभी बुक नहीं पढ़ा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, कैसे होगा। पर मैं करंट अफेयर्स करके गया था अच्छे से, यूट्यूब वीडियो सब कंटिन्यू करता था। तो ऐसे ही उनका डिस्कशन चलता था, मैं आराम से बैठता था। फिर बातचीत की सबसे अच्छी दोस्ती की। फिर जीटीओ का दिन आया, अगला नहीं साइकोलॉजी तो बहुत अच्छा गया था। प्रैक्टिस इतनी हुई थी कि यार कि ऐसी जरूरत नहीं थी साइकोलॉजी को डिस्कस करने की, कि करते गए, पिक्चर खत्म हो गया साइकोलॉजी टेस्ट, वो भी टाइम गया पता ही नहीं चला। फिर आया इसके मतलब जीटीओ डे 1 में पहले हुआ हमारा ग्रुप डिस्कशन में मैंने धड़ाधड़ पॉइंट दे दिए। बंदे बोल रहे भाई तू तो परसों इतना शांत है यार, तूने इतना बोल दिया, हम पागल हो गए। तो और मैं ऐसा भी था कि बंदों को पीछे से मोटिवेट कर रहा था, मतलब छुप के कि हाँ यार बोल ले, तूने कम बोला, ऐसे मतलब इशारों से। तो वो भी अच्छा लगा। तो जब ग्रुप ऑब्स्टिकल्स आया तब उन्होंने मेरी मतलब उनको मेरी आइडिया सुन रहे थे। जब मैं बोल रहा था सब शांत हो रहे थे, मतलब ऐसे प्रोसेस कर रहे थे कि मैं ग्रुप का लीडर हूँ। ऐसे अच्छा गया था मेरे ऑब्स्टिकल्स सारे, मतलब सारे मुझे मदद कर रहे हैं, सारे मुझे देख रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा ग्रुप टेस्ट जीटीओ तो इजी गया बहुत। और अब बात आई बस साइकोलॉजी अच्छा क्या, जीटीओ अच्छा क्या। अब बात आई इंटरव्यू पे पता नहीं कैसे मैं आधा घंटा इंटरव्यू में मुझको आर्मी के बारे में पूछ रहा, मैं बताते जा रहा हूँ। लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, तू वर्ल्ड के टैंक्स के बारे में बता। सर मुझे नहीं पता सर। ऐसे ये एक क्वेश्चन था जिसमें मैं बोला सर मुझे नहीं पता, बाकी सारा बोल दे गया। ऐसे इंटरव्यू भी आराम से खत्म हो गया। वो तो तेरा स्ट्रेंथ था। मैं बोला कैसे क्या करूंगा, पता भी नहीं चला। मैं बात पेट ले गया, वो भी पूछता था, उसको भी इंटरेस्ट आया ना। कैसे हो रहा था, मेरा इंटरव्यू था या 3rd या 4th था, और पहले 2 बंदों को आर्मी के बारे में पूछा ही, सर्विसेज कोर सारा पूछा, और बंदे थोड़ों ने बताया थोड़ों ने नहीं बताया। तो मेरे टाइम जब पूछा उसने कंटिन्यू में बता देगा, वो भी अच्छा लगा उसको। तो ये सब हुआ, इंटरव्यू भी इजी चला गया। तो बंदे खुश थे सारे। मैं तो ज्यादा था टीटी खेलता था बस, बाकी कुछ नहीं। टाइम मिलता था टीटी खेलता था। टीटी और पूल खेलना भी सीख गया उधर, और बंदे पढ़ते थे बाकी। तो मैं भी ऐसे मोटिवेट करता था यार उनको, यार छोड़ो यार, किया ये 1 दिन का टाइम है, किया ये इतना तो हो ही जाएगा। बात आती कॉन्फ्रेंस पे ले गया, हाउ वाज योर स्टे, व्हाट डिड यू लर्न, एनी सजेशंस, गो, खत्म, कॉन्फ्रेंस खत्म मेरी। तो बोला यार पक्का रेकमेंड है या तो पक्का आउट इतना ही तो था। पर वो मन में रहता है ना कॉन्फिडेंस की, नहीं यार क्या आउट तो होगा नहीं, तो रेकमेंड होने वाला है। तो मैं मेरे दोस्त के साथ गया, मतलब मैं तो सो रहा था, बंदे सारे टेंशन में, खाना खाया, मैं तो सो गया। स्क्रीनिंग के टाइम पे ऐसे ही बहुत रिजल्ट लगा नहीं, मैं अनाउंस किया, मैं तो सो गया, अभी भी सो गया मैं। तो एक दोस्त आता है मेरा, बहुत टेंशन में था, क्या यार क्या चल रहा है, तू सो रहा है आराम से, बंदे इधर सारे टेंशन में। बोला चल यार, वो मैं उसको बोला यार कुछ नहीं यार, तू पार्टी दे दे, तू तो रेकमेंड होने वाला है। तो वो लेके गया मुझे, वो 90 की आइसक्रीम खिला दी उसने, वो भी पुणे का ही था रजस। उसने खिलाई मुझे आइसक्रीम। वो बोलता यार तू तो पक्का, मतलब वो मुझे बोलता है, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तू तो रेकमेंड होने वाला है पक्का। वो मुझे बोल रहा है, सारे सबको पता है ग्रुप में कि तू ही रेकमेंड होने वाला है, राइट। तो ऐसे ही हो गया, रिजल्ट आपने वैसे छोड़ के रखी है तो। हाँ सर। और मेरा चेस्ट नंबर था 7। तो हमारा जो लेफ्टिनेंट कर्नल ये था, टेक्निकल ऑफिसर था लेफ्टिनेंट कर्नल, वो भी पुणे का था। उसने चेस्ट नंबर अनाउंस करना स्टार्ट किया पीछे से, मतलब 27, 24 ऐसे, और लास्ट में मेरा नंबर लिया। मेरे बाद नंबर लिया एक चेस्ट नंबर 23 जो मल्हार है, वो इधर ही रहता है धनकौड़ी में, वो भी मतलब उसकी कॉन्फ्रेंस चली थी आधा घंटा, वो भी बेचारा डर गया। मतलब हम दोनों फिर साथ में पूरा टाइम बिताए मेडिकल्स में, 8 जन, हम 8 जन अलग ही मस्ती करते थे। हाँ, बाकी मेडिकल के बंदे अलग, हम 8 जन अलग। हम इतनी मस्ती करते थे, वो मतलब एक रहता है ना मेडिकल इंचार्ज रहते हैं, वो हमसे पागल हो जाता, भाई मत करो यार इतनी मस्ती है। मतलब वहाँ पे जाके भी मस्ती नहीं छोड़ी। हाँ सर, वो 7 दिन लो इतनी मस्ती की है। पर वो 7 दिन इतने ऐसे लगा था 1 महीना रह रहा हूँ क्या मैं इधर, ऐसे टाइम नहीं मिलता। बेंगलोर की एक दिक्कत है कि फोन नहीं मिलता ना उधर। हमें फोन मिलता था जब हम मेडिकल से आते थे कुछ 2 या 3 बजे, तो उससे 6:30 बजे तक बस खत्म। हाँ, फोन खत्म। फिर पूल खेलते, बास्केटबॉल खेलते, वही टाइम कैसे जाता, फिर इसलिए धीरे धीरे टाइम जा रहा था। फोन होता तो टाइम पता नहीं चलता कैसे जा रहा था। जब फोन हाथ में रहा था, अरे अभी दिल लिया था, अभी खत्म हो गया 3 घंटे, ऐसा होता था। ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था एसएसबी का, पहली एसएसबी बेस्ट।
वाइट मतलब जो वाईटी के योद्धा है जो अभी एनडीए में है ना, एनडीए के कैडेट्स, तो कोई मिलता है तुझे वहाँ पे? अभी तो सेकंड बैटल में जैसे एको में मैं और अनुज थे, फॉक्सट्रॉट में सुमित है, गोल्फ में ये है प्रणव पाटिल, और हंटर में साहिल सर है। तो साहिल सर कभी भी जाते थे ना, मतलब बाहर पढ़ते थे तो हमारे बैटल नहीं से जाते थे, तो मुझे दिखते थे और मैं रुक लेता था यार साहिल सर से बात करने, बहुत अच्छा लगता था, अपने बंदे हैं। साहिल 5th में पहुंच गया। हाँ, साहिल सर 5th नंबर बन गया अभी, तो साहिल सर से बात करने के लिए मतलब अलग ही लगता था। साहिल सर भी फुल जोश में, तो अच्छा लगता था साहिल सर के साथ बात करना। साहिल सर हिंदी क्लासेस के लिए जाते थे, मैं मिलता था, मैं भी रुक जाता था उनके लिए, कभी कभी लेक्चर्स के लिए हम साथ में जाते थे। ऐसी साहिल सर से बात करने के बाद अच्छा लगता था। फिर पृथ्वीराज सर, ऋषिकेश सर मिलते थे, वो है 4th बैटल में, पर डिनर के टाइम क्या होता था, वो लोग 2nd बैटल से जाते थे, तो पृथ्वीराज सर, ऋषिकेश सर मिल गए तो उनके साथ चलो, उनके साथ डिनर के लिए बैठो, ऐसे बातचीत करते रहते थे। आपका टर्म कैसे जा रहा है सर, हमारा तो मजे चल रहा है, ऐसे होता रहता था कंटिन्यूस। तो एनडीए में जैसे वाईटी में भी वो स्टडीज़ होते हैं, एनडीए में भी वो स्टडीज़, ग्रैंड वो स्टडीज़ होता है, तो उनके रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस? तो वो स्टडी वो रहता है कि जो एनडीए में सब कुछ समझाता हमें, मतलब बेसिक से लेके सारा पूरा ओ स्टडी सिखाएगा तुम्हें। तुम जब 1st नंबर रहोगे तुम्हारा ओ स्टडी रहेगा 3rd नंबर, और उसका ओ स्टडी रहता है 5th टर्म में। तो ग्रैंड ओ स्टडी रहता है, वो बोलते ना, ओ स्टडी रहता है पापा, ग्रैंड ओ स्टडी रहता है दादाजी। तो दादाजी हमेशा एक दोस्त की तरह रहते हैं, तो हमारा ग्रैंड ओ स्टडी पैर रहता है, मतलब उसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, वो तुम्हें रगड़ा नहीं देगा, कुछ नहीं, मतलब वो तुम्हारा भाई जैसे, ऐसे एक बड़ा भाई जैसे। तो और जो ओ स्टडी है वो मतलब उसको ही 3rd टर्म में एक तो कैम्प नहीं रहता, वो रहते फ्री। 1st टर्म तो तुम्हें सिखाना ही है, तो वो स्टडीज का पूरा ध्यान 1st टर्मर्स पे। और ऐसी अगर कुछ 1st टर्मर्स निकल देगी तो 5th टर्मर ने देख लिया, तो वो ओ स्टडी को बताते हैं, तो फिर ओ स्टडी समझाता है ऐसे मिस्टेक्स, ऐसे ब्रेकफास्ट उसके साथ करते हो, वो टेबल मैनर्स सिखाता है, सब कुछ ऐसे धीरे धीरे, मतलब एक मतलब बोलते हैं ना स्टार्ट टू एंड पूरा वो देखभाल तुम्हारी वो लेता है, समझाता तुम्हें वो है, सब कुछ सिखाता वो है। हमारी गलती पे कभी कभी वो मतलब ये कर लेता है, कर लेता है। हाँ सर, ऐसे ही फिर वो हमें बताता है यार कि तूने ये गलती की, ये तो ऐसे है ना कि पूरा पापा ही है, कि पापा जैसे समझाते हैं, उंगली पकड़ के सिखाते हैं, उंगली पकड़ के सिखाते हैं, वही है वैसे। ओके, और मेरा वो स्टडी तो बहुत अच्छा है। ओके, काफी अच्छा मिला है। हाँ सर, यस, तो रगड़ा कम ही मिलता होगा, बाकी चीज से बचाता भी होगा। हाँ सर, बहुत अच्छा, मतलब उसकी पीटी भी अच्छी है, तो डेफिनेटली मतलब मेरा एकेडमी ब्रदर है, एकेडमी ब्रदर मतलब हम दोनों का सेम और स्टडी है, तो उसकी भी पीटी अच्छी है, तो हम पीटी में ट्राई करते कि हाँ यार जितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सके उतना इम्प्रूव कर पाए, करना ही। ऐसे मोटिवेशन मिलता है उससे, हाँ यार इतना अच्छा बंदा है, हम भी बनेंगे उसी की तरह। नहीं भाई, तेरे किस्से सुनने में तो बहुत मजे आए, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट जो सपना रहता है सारे बच्चों का, जो एनडी करना चाहते हैं कि एनडी में होता क्या है, तो आज सबको पता चल गया कि भाई एनडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनडी में जाने के बाद बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है, खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिलने वाला है। तो एंड डेफिनेटली तेरी बातों से सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि जैसे नवदीप ने बोला कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ट्राई करते रहो, डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर पेरेंट्स, है ना। एंड अगर खुद को तुमको सबसे बेस्ट तरीके से एक्सप्लोर करना है तो एनडीए में जाके तुम कर सकते हो, जैसे नवदीप ने किया हुआ है। वो बात तो है। तो नवदीप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड होप भाई तेरे अगले 5 जो टर्म्स है वो काफी अच्छे जाए। तो जैसे हंसते हुए खेलते हुए एंजॉय कर रहा है तू, एनडीए में वापस 5 टर्म और करे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। या तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने जल्दी जितने ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हो मेहनत करो, एनडीए रिटर्न क्लियर करो, रिकमेंड हो जाओ और ऐसी किसी ना किसी को एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।